देश की बात के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ निगाह होती है, ठीक है, आपने कहा कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन वही लोग आपके बहुत करीब होते हैं और वो लोग बड़ा काम करते हैं, तो उसकी तैयारी भी ज़रूरी है। यकीनी है हमारा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है। मैंने ये कहा कि मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने ये कहा कि वैसा मजबूत नहीं है जो आज से 30 साल पहले था। लेकिन आप देखेंगे कि इन दिनों में तृणमूल कांग्रेस और हमारा ममता बनर्जी हमारी पार्टी की एमपी थी। आपकी पार्टी के एमपी नहीं थी, वो तृणमूल कांग्रेस की। नहीं, ममता बनर्जी जी कांग्रेस की एमपी थी। पहले जी। पहले वो कांग्रेस की एमपी थी। मैं कलकत्ता के उस सेशन में था जिस सेशन में पार्टी में किसी बात की नाइतफाकी की वजह से वो अलग हुई और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। हम ऑल इंडिया पार्टी हैं। उन्होंने एक वक्त आया कि वो एंटी सीपीएम लड़ाई लड़ी उन्होंने, और एंटी सीपीएम की लड़ाई में उन्होंने एक वक्त आया कि बीजेपी से भी समझौता कर लिया। हमारा बीजेपी से समझौता कभी नहीं हो सकता है और इसीलिए हम उनसे अलग हुए। जब उनका बीजेपी से समझौता टूटा और हुआ कि तब हमारे वो कॉमन एनमी हैं लेफ्ट के लोग, वो भी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, हम भी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमने समझौता किया। तो ये संगठन जो उनका संगठन है और हमारा संगठन है, अगर इसको जोड़ दीजिए तो आज भी ये जो लेफ्ट का संगठन है उससे ज़्यादा मजबूत है। एक ही संगठन दो जगह हुआ है, लेकिन अब हम अलग अलग पार्टी हैं। और ये घर उनकी घर वापसी है, आपको इत्तेहाद से ज़्यादा उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आपने दौरा किया, चार्ज मिलने के बाद आपने दौरा किया, विजिट की, ईमानदारी से क्या लगता है आपको? लोगों की सोच, लोगों से तबादले ख्याल हुआ आप? देखिए, मैं बहुत कम वक्त के लिए गया था, बल्कि जिस स्पेशल प्लेन से मैं गया था उसी स्पेशल प्लेन से मैं वापस भी चला आया। कुछ देर में कुछ मीटिंग करने गया था मैं, मीटिंग करके ममता बनर्जी थी वहीं, मीटिंग करके मैं वापस चला आया। लेकिन जितने लोगों से बात हुई, या तो एयरपोर्ट पे बात हुई हो, या फिर शहर में बात हुई हो, या मीटिंग के बाद जो हमारे वर्कर्स आए उनसे बात हुई होगी, कुछ आम लोगों से बात हुई, एक बात सबों ने कबूल की कि लेफ्ट की सरकार जा रही है और पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं। वो ऊब गए हैं पिछले, होता है एंटी के रहते 34-35 सालों से वो वहाँ हैं, और उस बीच में अब आप सोच सकते हैं कि लेफ्ट की सरकार जा रही है तो ऑप्शन और कोई नहीं है। ऑप्शन तृणमूल और कांग्रेस आ रही है, ये भी साथ में है। ये भी नहीं, ये भी जाहिर है कि वो जाएंगे तो ऑप्शन हम ही हैं। दूसरी एक बात जो वहाँ ये है कि पश्चिम बंगाल को बिल्कुल, एक ज़माने में पश्चिम बंगाल बहुत तरक्की वाला सूबा माना जाता था। कम्युनिस्टों की दौरे हुकूमत में वो बिल्कुल नीचे चला गया तरक्की के मामले में। और आज आपको सुन के अफसोस होगा कि पश्चिम बंगाल जैसा सूबा बैंकरप्सी के कगार पे है। अगला जो बजट अभी 1 अप्रैल से लागू होगा, वोट एंड अकाउंट पास हुआ है अभी, उसके अगेंस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पश्चिम बंगाल की सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया है, उधार ले लिया है, इसलिए कि तनख्वाह देने के लोगों को पैसे नहीं है। तो बिल्कुल 2,18,000 करोड़ रुपया कर्ज है पश्चिम बंगाल पे आरबीआई का और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। 18 गुना ज़्यादा है जब पश्चिम बंगाल की सरकार आई थी तब। इसलिए बिल्कुल पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल को इन वामपंथी सरकार ने बिल्कुल एक तरह से बैंकरप्सी के दरवाजे पर पहुंचा दिया। ऐसा बड़ी उम्मीदें थी, लोग लेफ्ट को माइनॉरिटी के हक में बड़ा मानते थे। एक मैसेज था, एक पैगाम था पूरे मुल्क में, साहब ज्योति बसु की सरकार है, बड़े सुकून से अल्पसंख्यक तबका वहाँ। लेकिन जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई तो वो चीज़ भी बेनकाब हुई। उसको कोई इशू बनाएंगे, किस तरह पेश करेंगे इसको, क्या हकीकत है ये? देखिए, मैं बहुत साफ उस मामले में बोलता है, थोड़ी मैं जो बातें नहीं भी बोलनी चाहिए वो भी मैं लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ कि सच्चर कमेटी के बाद ये बात सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की इजाज़त से सच्चर कमेटी बनी, असेसमेंट हुआ। पहले कमेटियाँ बनती थीं माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी मुस्लिम भी है, माइनॉरिटी सिख भी है, माइनॉरिटी ईसाई भी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध है, बहुत है। ये पहली कमेटी सच्चर कमेटी है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी। और उस सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई तो जाहिर है वो चौंकाने वाली थी। तो सच्चर, मैं एक बात कहता हूँ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के लिए, कि कभी कभी कांग्रेस पर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं
कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और एक बात मिसाल के लिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में भगवान के मानने वाले ज़्यादा थे तो उनकी कुछ ज़्यादा तरक्की हो गई, अल्लाह के मानने वाले कुछ कम थे तो उनकी कुछ कम तरक्की हुई। लेकिन बंगाल जहाँ कम्युनिस्टों की दौर की हुकूमत है, वो तो न अल्लाह को मानते हैं, न खुदा को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न गॉड को मानते हैं, न वाहिगुरु को मानते हैं। वहाँ इतनी ज़्यादती क्यों हुई कि 28% मुस्लिम आबादी और सरकारी नौकरियों में 2%। वहाँ तो बिल्कुल बराबर का होना चाहिए। यहाँ तो हो सकता है, मैं नहीं मानता कि ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस के दौर हुकूमत में हो सकता है कि मजहबी गड़बड़ी कुछ हुई होगा। कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल की तस्वीर को बेनकाब किया है सत्ता में आने के लिए, और जिस तरह होता है मिलकर, ताकि इन इश्यूज को उठाया जा सके। नहीं, उसी सच्चर कमेटी की वजह से, जहां हमारी हुकूमतें हैं, हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन हम हुकूमत में रहे हैं, हम पर को लोग भी इल्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो सच्चाई जानने के लिए है और उसको दूर करने के लिए है। अगर हमको इतना ही रहता तो हम सच्चर कमेटी बनाते ही नहीं, उसकी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं करते, उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में नहीं रखते। माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स, इंटेंशन एंड डेविएशन, तो जो भी सेंटर की माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स, इसमें स्कॉलरशिप भी शामिल है, सारी चीज़ें हैं, तो इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन और कितना हुआ, ये सारी तफसील आपके लिए कम से कम इन 5 स्टेट्स में, ख़ासतौर से 28% वेस्ट बंगाल में मुस्लिम है, इसका असर पड़ेगा। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक ये परेशानी हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ, मैं होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, आज किसी भी होम मिनिस्टर को, मिस्टर पीसी चिदम्बरम जी को भी ये अख्तियार नहीं है कि वो 2 पुलिस के सिपाही किसी सूबे में हिंदुस्तान में भेज सकते हों बगैर उस सूबे के इजाज़त के। यही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। 2 पुलिस के सिपाही, 1 पुलिस का सिपाही हम नहीं भेज सकते हैं किसी स्टेट में जब तक उस सूबे की हुकूमत का ये नहीं हो। ये है तो स्कीम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का जो ऑफिशियल्स हैं वो ये पूछें कि वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की हुकूमत है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में परेशानी आ रही है। यकीनी परेशानी आ रही है, और नरेगा में उन्होंने ख़राब काम किया है। जो हमारी स्कीमें थी उनको ठीक से लागू नहीं किया है, और इन सब का हिसाब किताब हमसे आने वाले इलेक्शन में पश्चिम बंगाल की जनता के सामने उनके कारसतानी। यानी ये इलेक्शन उनके लिए मैदान हशर होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की, गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कामयाबी हो, आपका सफ़र जारी रहे और सफ़र मंजिल तक पहुँचे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, वेस्ट बंगाल के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद साहब, जिनको कामयाबी की पूरी उम्मीद है। बहरहाल सफ़ीना अभी किनारे लगना है, अभी बड़े मोड़ आएंगे, बड़ी मुश्किलात का भी सामना है और बड़ी पुरखार राह है, लेकिन फ़िलहाल कामयाबी की उम्मीद तो ज़रूर है। तो देश की बात में फ़िलहाल आज इतना ही। अगले हफ्ते नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।